नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और चलिए सबसे पहले बात सम्राट चौधरी के बयान की करेंगे। अपराधियों के खिलाफ सीएम सम्राट चौधरी का ऑल आउट एक्शन जारी है। अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ाने वाले बयान के बाद सम्राट चौधरी ने फिर से बड़ा बयान दे दिया और सम्राट ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सम्राट सरकार की गारंटी है। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अपराधियों का समूल नाश होगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है। बिहार में अपराधियों का अब आखिरी वक्त आ गया है। पुलिस चुन चुनकर हिसाब कर रही है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ ऑल आउट एक्शन शुरू कर दिया है। यानी बिहार में अब कोई क्राइम करने की सोच भी नहीं सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो एनकाउंटर की इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। सिवान में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या, रामधन यादव का एनकाउंटर, फिर सिवान में बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे और बहनोई को गोली मारने वाले आरोपी छोटू कुमार यादव का भी पुलिस ने हिसाब कर दिया। गुरुवार को सम्राट चौधरी ने कहा, छोटी बच्चियों के साथ होने वाली घिनौनी वारदात को लेकर मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दें। तो शुक्रवार को सम्राट ने नालंदा की धरती से फिर कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सम्राट सरकार की गारंटी है। या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। माला चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है, लाने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई क्राइम मत करें। हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है, हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। बिहार में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी बड़ा बयान दिया। संजय सरावगी ने कहा, पूरे बिहार से अपराधियों का समूल नाश होगा। अपराधियों का समूल नाश किया जाएगा। अपराधी अगर पाताल में भी होगा तो उसको घींच के निकाला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया है और पुलिस को खुली छूट भी दी है। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा, यदि कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। फिर चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा, जो लोग सिलेक्टिव राजनीति करते हैं वही सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों को यदि टारगेट करें तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है शासन और प्रशासन पर। लोगों को लगता है कि मैं विपक्ष का हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। कार्रवाई की जाती है तब भी विपक्ष को आपत्ति रहती है, जब कार्रवाई नहीं होती है तब भी आपत्ति रहती है। किस तरीके की सेलेक्टिव सोच राजद की रही है, क्या ये किसी से छुपी है? सम्राट सरकार ने अपराधियों को सीधा संदेश दे दिया है, या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें, नहीं तो दुनिया छोड़ना पड़ सकता है। अपराधियों के खिलाफ सरकार का ऑल आउट एक्शन लगातार जारी है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और वही देखिए, गया जी की धरती से सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया है। विष्णुपद मंदिर में पूजा के बाद सम्राट चौधरी ने यह कहा, गया जी पिंडदान के लिए फेमस है। कुछ लोगों का पिंडदान भी शुरू हो गया है और आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का सरकार पिंडदान करती रहेगी। तो सीएम सम्राट चौधरी जो है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से क्रिमिनल्स पर एक्शंस हो रहे हैं उससे यही लग रहा है कि बहुत जल्द अपराधी खत्म हो जाएंगे। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, माइनर लड़कियों के साथ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके फोटो पर माला मत पहनाइए, बल्कि फोटो पर माला चढ़ाइए। तो ऐसे कई बयान सम्राट चौधरी के इस ओर इशारा करते हैं कि सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्त हो चुके हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। और गया जी को पिंडदान के लिए फेमस है ना?
पिंडदान भी होगा, कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है ना, और आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करते रहेगी साथियों। और वहीं बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है। मोतिहारी में 150 से ज्यादा फरार अपराधियों के घरों पर पुलिस की महाकुर्की दिखी है। बेतिया सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी भी की गई। दरवाजे खिड़कियां उखाड़ी जा रही हैं, सामान जब्त हो रहा है। कानून का हथौड़ा अब सीधा अपराधियों के घर पर गिर रहा है। आपको दिखाते हैं इसी पर खास रिपोर्ट। जुर्म की दुनिया का होगा द एंड। बिहार पुलिस ने बदला अपना ट्रेंड। न सिफारिश न कोई रसूख, अपराधी के घर कानून की दस्तक। घर होगा नीलाम या होगा एनकाउंटर, सम्राट सरकार का जीरो टॉलरेंस हंटर। बिहार में अपराध की सल्तनत को ढहाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार का संदेश साफ है, अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, नहीं तो सलाखों के पीछे जाओगे या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो। सुशासन का इकबाल अब अपराधियों के घरों की चौखट पर ढोल बजाकर मौत का नहीं बल्कि कानून का फरमान सुना रहा है। मोतिहारी से लेकर बेतिया और बाढ़ तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कानून की गिरफ्त से भाग रहे कुख्यातों के घरों की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। आलीशान मकानों से सामान बाहर फेंके जा रहे हैं और खिड़की दरवाजे उखाड़े जा रहे हैं। सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने साफ कर दिया है कि अपराध की कमाई से खड़े किए गए आशियाने को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अपराधियों में खौफ ऐसा कि कल तक जो शेर बनते थे आज गलियों में छिपते फिर रहे हैं। जो कुख्यात सोनू मोनू गिरोह है उनसे ताल्लुकात रखने वाले जो दो अभियुक्त हैं जिनका नाम बबलू सिंह और दिलीप सिंह है, उन दोनों ग्राम दाहौर के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध एक हत्या का प्रयास का मामला था जो कि आर्म्स एक्ट और बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अधिनियम के भी सुसंगत धाराओं में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें ये लोग विगत कई दिनों से फरार चल रहे थे। सभी प्रयासों के उपरांत हम लोगों ने इन लोगों के विरुद्ध जो है कुर्की जब्ती का जो आदेश है वो माननीय न्यायालय से प्राप्त किया और आज मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में इस चीज को हम लोगों द्वारा किया गया है। लेकिन कार्रवाई सिर्फ कुर्की तक सीमित नहीं है। भागलपुर और सिवान की धरती पर कानून का रौद्र रूप देखने को मिला। जब अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देने की कोशिश की तो जवाब गोलियों से मिला। एनकाउंटर की इन खबरों ने साफ कर दिया है कि बिहार पुलिस अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है। सिवान और भागलपुर में हुई मुठभेड़ उन अपराधियों के लिए आखिरी चेतावनी है जो वर्दी पर, कानून पर, प्रशासन पर हाथ उठाने का दुस्साहस करते हैं। डबल इंजन की सरकार का संकल्प अडिग है। अपराधियों की अब खैर नहीं, चाहे वो जमीन माफिया या रंगदारी वसूलने वाला गुंडा, सबका हिसाब बराबर किया जा रहा है। कुर्की से लेकर एनकाउंटर तक ये सफर बताता है कि बिहार में अब अपराध और उसके अवशेषों के लिए कोई जगह नहीं बची है। ताबड़तोड़ एक्शन बिहार में सम्राट मॉडल। 28 अप्रैल भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या। 29 अप्रैल 24 घंटे में आरोपी रामधनी यादव का एनकाउंटर। 29 अप्रैल सिवान में हर्ष और चंदन सिंह को मारी गोली। 12 घंटे में आरोपी छोटू कुमार यादव का हाफ एनकाउंटर। चेतावनी साफ है, न सिफारिश चलेगी न रसूख, अब सिर्फ कानून का चाबुक चलेगा। मोतिहारी और बेतिया से शुरू हुआ ये प्रहार पूरे बिहार के अपराधियों के लिए चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग खाली कर दिया। 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने पसंदीदा बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री के सारे निजी और कार्यालय से जुड़े हुए सामान शिफ्ट हो गए। 20 साल में ये दूसरी बार है जब उन्होंने सीएम आवास छोड़ा है।
देखिए, सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश नए बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पता अब बदल गया है। करीब 20 साल बाद नीतीश कुमार एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को छोड़ अपने नए सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश शनिवार को इस नए पते पर पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहे हैं। और ये देखिए, विशेष तस्वीरें एक्सक्लूसिवली जो है वो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये नीतीश कुमार आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है वो अपने आवास में वो शिफ्ट हो रहे हैं। और ये आपको ज़रा देखिए कि तस्वीरों में नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं 7 सर्कुलर रोड। और यहाँ पे आपको बता कि जैसे ही वो यहाँ पहुँचे, तमाम मीडिया कर्मियों को देखकर वो उन्होंने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। नीतीश कुमार के नए 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्टिंग की प्रक्रिया शनिवार सुबह 10 बजे के बाद शुरू हुई। उनके निजी सामान और कार्यालय से जुड़े सारे सामान भी एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर आवास पहुंचा दिए गए। आपको बता दें कि एक अणे मार्ग को 2006 में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास घोषित किया गया था। नीतीश कुमार ने ही सीएम का सरकारी आवास इसे बनाया था। करीब 20 साल से बिहार में सत्ता का ये केंद्र रहा है। बदलते बिहार के बड़े बड़े फैसले यहीं से लिए गए। कुछ समय के लिए पहले भी एक अणे मार्ग को नीतीश कुमार ने छोड़ा था। अब पूरी तरह से एक अणे मार्ग से रिश्ता टूट रहा है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। 20 साल तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद पिछले महीने 14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अब वे सीएम आवास की जगह 7 सर्कुलर रोड अपने पसंदीदा बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और ठगों की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि अधिकारियों को भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं। आरा से ये खबर है, जहां आरा में फर्जी ईडी निदेशक बनकर डीएम को फोन करने का मामला सामने आया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पूर्व जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को ईडी का डायरेक्टर बताकर डीएम तनय सुल्तानिया को फोन करने वाले एक शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पटना के बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक भोपलका उर्फ अभिषेक अग्रवाल के तौर पर हुई है। अभिषेक से करीब 2.61 लाख रुपए कैश और मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभिषेक पर बीएनएस की 5 और आईटी एक्ट की 2 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसमें जबरन वसूली की धारा भी है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। फर्जी ईडी निदेशक बनकर डीएम को फोन करना एक जालसाज को महंगा पड़ गया, जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फर्जी ईडी के निदेशक बनकर भोजपुर के जिला पदाधिकारी को फोन करने वाले अभिषेक अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर तत्कालीन डीजीपी को फोन किया था, जिसके मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं घटना 27 अप्रैल 2026 की है, जब डीएम के सरकारी मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली से ईडी का डायरेक्टर बताया। इसके बाद वो डीएम पर डिपार्टमेंटल काम को लेकर दबाव बनाने लगा। शक होने पर डीएम ऑफिस के स्टाफ रोहित कुमार ने 28 अप्रैल को नवादा थाने में केस दर्ज कराया। केस दर्ज होते ही एसटीएफ और पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। अभिषेक लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। इसी बीच उसकी लोकेशन पटना में कोतवाली इलाके में मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अभिषेक अग्रवाल ने 2022 में तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल को झांसा दिया था। फोन करके खुद को पटना हाई कोर्ट का तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल बताया था। उसने तत्कालीन गया एसपी आदित्य कुमार के फेवर में प्रशासनिक फैसले लेने के लिए सिंघल पर दबाव बनाया था। इस मामले में उसे 3 साल पहले पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अभिषेक कई आईएएस
और आईपीएस अफसरों का करीबी रहा है। 4 साल पहले कई बड़े अफसर के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। वह बेहद शातिर है। फर्जी सिम का इस्तेमाल कर वह जांच एजेंसियों का बड़ा अफसर बनता है। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीपीएससी का सबसे बड़ा फैसला, गड़बड़ी को देखते हुए एईडीयू की परीक्षा रद्द कर दी गई। 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित कुल 9 पालियों की सभी परीक्षा रद्द हुई है। मुंगेर, वैशाली और नालंदा जिले में सामने आई थी गड़बड़ी। प्रश्न पत्र लीक करने और सिस्टम में सेंधमारी का हुआ था प्रयास। तो देखिए, ईओयू भी पूरे मामले की जांच कर रही है, यानी कि आर्थिक इकाई जो है वो जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। इसमें सबसे बड़ा जो एक्शन लिया गया है, जो बड़ी कार्रवाई हुई है, 32 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इन्हीं 32 अभ्यर्थियों को आगे किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में शामिल होने की अब अनुमति नहीं होगी। यानी कि 32 अभ्यर्थियों के अब करियर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा दाग लग चुका है। और वहीं भारत नेपाल के बीच कोसी एवं गंडक परियोजना से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों पर काठमांडू में बैठक आयोजित की गई। भारत नेपाल की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने बाढ़ सुरक्षा, सिंचाई व्यवस्था और परियोजनाओं के प्रभावी संचालन को लेकर चर्चा की है। दोनों देशों ने लंबित तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर भी बातचीत की है। पश्चिमी कोशी मुख्य नहर, कोशी बैराज, पूर्वी पश्चिमी तटबंधों के साथ साथ वाल्मीकि नगर गंडक बैराज क्षेत्र को जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने पर नेपाल की सहमति मिल गई है। और साथ ही बाढ़ सुरक्षा को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। वीरपुर क्षेत्र में कटाव निरोधक बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए बालू, मिट्टी, सिल्ट जैसी निर्माण सामग्री के उपयोग पर सहमति मिली है। साथ ही नदी की धारा नियंत्रित रखने के लिए पायलट चैनल निर्माण और विशेष कार्य शुरू पर सहमति बनी है। देखिए, कोशी परियोजना की लिस्ड भूमि का जीपीएस तकनीक से सीमांकन तय और समय सीमा पर इसे पूरा करने का भी फैसला हुआ है। परियोजना वाहनों और नेपाल के स्थानीय निकायों के द्वारा लगाए जा रहे स्थानीय टैक्स को समझौते के विपरीत मानते हुए इसे रोकने का भी भरोसा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। समस्तीपुर की बात कर लेते हैं। समस्तीपुर में देखिए, पुलिस ने लूट की साजिश को नाकाम किया है। कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बीती रात रेलवे स्टेडियम फील्ड में छापेमारी की और यहां से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। देखिए, उस समय अपराधी लूट की योजना बना रहे थे। मौके से पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं पूछताछ में अपराधियों ने बहादुरपुर लूटकांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। तो लूट की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने यहां पर तत्परता दिखाते हुए और बड़े ही यहां पर देखिए, पुलिस ने 3 लोगों को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बहादुरपुर लूटकांड का खुलासा हुआ है और सभी ये लोग जो तीनों आप देख रहे हैं लाल घेरे में, ये वही अपराधी हैं जो लूट की योजना बना रहे थे, लेकिन इनकी साजिश नाकाम की गई है। अजीत कुमार कल रात में जब गश्ती के दौरान थे तो इनको सूचना मिली थी कि एक रेलवे का फील्ड है, वहां पर कुछ अपराधी तत्व के लोग जुटे हुए हैं। उसी पर छापामारी किया गया और वहां सत्यापन के क्रम में 3 अपराधी को पकड़ा गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। खगड़िया से ये खबर, जहां पुराने विवाद में एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया और इसके बाद उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। घटना बेलदौर के रोहियामा गांव की बताई जा रही है। दिनेश पासवान का उसके पड़ोसी से किसी बात को लेकर पुराना विवाद था। शुक्रवार को विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने कट्टा से गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में दिनेश पासवान को पटना रेफर किया गया। समझावे रे बसैले गोली चला दिलके डायरेक्ट के बाबू, तीनों बाबू फोन करलके बाप के चला गोली मार दे गोली मार गोली एकदम पैसे बाबू मारी दिलके गोली। कुछ पड़ोसी है था? हाँ पड़ोसी अच्छे बाबू। जगह गोली मार के के अपने का हमार पति रे बाबू। की नाम? दिनेश पासवान। गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। थावे के नारायणपुर गांव में फायरिंग हुई है। पुरानी रंजिश में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। एक युवक जहीर खान घायल हुआ है। घायल जहीर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक खोखा भी बरामद हुआ है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। देखिए, इसके पीछे कारण जो है पुरानी रंजिश बताई जा रही है।
और जब यहाँ पर फायरिंग हुई तो फायरिंग से हड़कंप मच गया है। एक युवक जहीर खान घायल हुआ है और ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायल जहीर को। मौके से खोखा बरामद किया गया। इसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।